लाइबा, बहुत थोड़ा वक्त है, जल्दी से बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है? हाँ जी, यही कि उन्होंने कहा कि डीपीओ हसन ने स्टांस दिया कि मेरे बाबा इश्तिहारी मुलजिम है और उनको उनके लिए वो आए हैं। तो हमें यही था कि वो उनको जो अगवा किया है वो उनको प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में, लेकिन अब क्लियरली इतने दिन गुजर चुके हैं तो ये एक अबडक्शन है। और पुलिस इस पे बिल्कुल भी ताबन नहीं कर रही। पिछले 4 से 5 घंटे से मेरी फैमिली जो है वो पुलिस स्टेशन में, कैफे लांतो के डीवीआरस और उसके जो सराउंडिंग एरियाज में पाजी मेकअप स्टूडियो और उस्मा अशफाक ब्राइडल स्टूडियो और वहाँ पे ग्रैंड इंटीरियर्स और इस तरह लोकेशंस है, उन सब की जो डीवीआरस हैं उसकी इंटरेस्टिंगली जो 29th 30th और 31st दिसंबर की जो फुटेज है बिटवीन 10 to 12 PM, वो गायब है, वो डेटा इरेज है। तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये डेटा इरेज किया है? मैंने आपको फुटेज भी भेजी है, प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप वो फुटेज प्ले करें, कॉम सुने, इट्स अबाउट लेस देन अ मिनट। उन्हें पता चले कि उसके अंदर क्लियरली वो मैनेजर एडमिट कर रहे हैं कि आके वहां से उन्हें पुलिस लेके गई है। सो आपको लग रहा है कि आपके वालिद पुलिस की कस्टडी में है? जी, मुझे इस बात का यकीन है कि वो पुलिस की कस्टडी में, क्योंकि ये सब कुछ जो आईजी पंजाब है उनकी परमिशन के बगैर नहीं हो सकता। ना मेरे बाबा अगवा हो सकते हैं और ना ही रिकॉर्ड टेम्परिंग हो सकती है जो कि कैफे लांतो ने की है। और इसके ऊपर हम उनके ऊपर केस करेंगे, फॉर्जरी का, रिकॉर्ड टेम्परिंग का, और जहां तक हम इंसाफ के लिए हो सकेंगे हम जाएंगे। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट ने आप लोगों को 9 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज फराहम करने का हुक्म दिया। क्या इस हवाले से कुछ कलेक्शन हुई है? नहीं, मैं आपको वही बता रही हूँ, मैं नेम करने को तैयार हूँ। वहां पे 4 घर मौजूद हैं। वहां पे फाजी मेकअप स्टूडियो है, वहां पे उस्मा अशफाक मेकअप ब्राइडल स्टूडियो है, वहां पे ग्रैंडियर इंटीरियर्स है, वहां पे लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट है। और इन सब के कैमरास की जो फुटेज है अभी तक कुछ कलेक्ट नहीं हुआ, डेटा इरेज हो चुका है। कैफे लांतो का भी इवन जो डेटा है वो इंटरेस्टिंगली 1 जनवरी ऑनवर्ड्स प्रेजेंट है, लेकिन 29th जिस रात को मेरे बाबा वहां से अबडक्ट हुए हैं, और 30th और 31st दिसंबर 10 PM से 12 PM के दरमियान की जो फुटेज है, जो डेटा है, वो इरेज हो चुके हैं। कोई डेटा कलेक्शन नहीं है। मेरी फैमिली जो पुलिस स्टेशन में है, सराउंडिंग एरियाज की वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन उस पुलिस स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। वहां पे लाइट्स ही बंद है। पुलिस राइट। कोई ताबन नहीं कर रही। सो पुलिस से आपकी जो बातचीत हो रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिली है? नहीं, अभी तक तो वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं। अभी तक पुलिस के एंड से हमें सिर्फ इतना ही सुनने को मिला है कि हम ढूंढ रहे हैं, हमारे पास नहीं है। Malik साहब, a very warm welcome to you on the program. So कहा यह जा रहा है कि पीएमएलएन फेवरेट है, पीएमएलएन खुद भी ये बात कह रही है, लेकिन पीएमएलएन के अंदर भी हम तोड़ फोड़ देख रहे हैं। कभी हम देखते हैं कि पुराने साथी आके नाराज़गी का इजहार करे हैं। दान अजीज़ साहब ने जो जवाब दिया है शो कॉज का, उसमें उन्होंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। उससे पहले ज़ुबैर साहब ने खुल कर तनकीद कर दी डार साहब की पॉलिसीज़ पे। मिफ्ता इस्माइल पहले ही अलग हैं। सो क्या पीएमएलएन में तमाम मामला ठीक है इस वक्त? देखिए फरिया, पहली बात हमें ये समझ लेनी चाहिए कि सियासी जमातों को आप पाकिस्तान की सियासी जमातें देख कर ही कोई तबसरा कर सकते हैं। हम क्यों ये टोको लगा लेते हैं कि ये जो सियासी जमातें हमारे यहाँ हैं, ये कोई बड़े असूल, किसी नज़रिए, किसी सोच, किसी फिक्र की बुनियाद पर ये सियासत के मैदान में लोग आए हुए हैं। सारी सियासी जमातों के अंदर आपको एक बड़ी तादाद उन लोगों की मिलती है जिन्हें इक़्तिदार हर हाल में अजीज है। इसलिए आपको मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी ये इख्तिलाफात नजर आएंगे। जब इक़्तिदार आता हुआ नजर आता है तो फिर बहुत सारे लोग उसमें शरीक इक़्तिदार होना चाहते हैं। मैं आपको बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ कि जो माजी के अंदर भी जो हुकूमत के खिलाफ शदीद तनकीद करने वाले होते हैं, अपनी उस पार्टी के खिलाफ जो इक़्तिदार में आ रही होती है उसे बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं, लेकिन इक़्तिदार में आते ही देख के वो छलांगे लगा के शामिल हो जाते हैं। यानी अगर आपको तारीख का थोड़ा सा अगर माजी में जाके देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, वो रायगढ़ तशरीफ ले गए, जाती उम्रा में मियां नवाज शरीफ के साथ बैठ के पूरी मुल्तान डिवीजन की तमाम टिकटों की डिमांड करके बैठे थे कि मुझे तमाम टिकटें दे दी जाएं, मैं फैसला करूं, मैं मुस्लिम लीग नून के साथ आना चाहता हूं। वहां उनकी डील नहीं बनी तो वो तहरीक इंसाफ के साथ चले गए। राइट। आज अगर पीएमएलएन के अंदर आपको नजर आता है कि कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ टिकटें चाहते हैं, कुछ अपने धड़े आगे लाना चाहते हैं, ये वो रूटीन का मामला है और ये वो मामूल का मामला है जो सारी सियासी जमातों के अंदर मौजूद होता है। बट मलिक साहब, बुनियादी मसला कंसिडरिंग ये है, कि इस वक्त बुनियादी पीटीआई बहुत मुश्किल में है,
उसके बावजूद पंजाब में भी सीट एडजस्टमेंट ढूंढ रही है पीएमएलएन। इजंट दिस टेलिंग के मामलात इतने ठीक नहीं है पीएमएलएन के लिए? देखिए, मैं जो अर्ज कर रहा था, अगर मैं 1 मिनट में उस बात को कंप्लीट कर लूं, देखिए जिसकी जिक्र भी इजाज़ हक साहब ने किया कि हम 1988 से जिक्र शुरू कर लेते हैं। 1988 से नहीं, हम 1985 से शुरू कर लेते हैं। 85 के गैर जमाती इंतखाबात इसलिए हुए थे कि बेनज़ीर भुट्टो को, पीपल्स पार्टी को सियासत से आउट करना था, और जिसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ एक लीडर के तौर पे एमर्ज हो गए। सारी सियासी जमातें ये चाहती हैं कि कोई आइन, कोई कानून, सबको बालाए ताक रख के उसके मुखालिफ को मैदान से निकाल दिया जाए, और ये हर सियासी जमात ने ये हथकंडा इस्तेमाल किया है। 2018 के अंदर अभी आरिफ भट्टी साहब जिन पोलिंग एजेंट की बात कर रहे थे, इयाज सादिक साहब यही रोना रो रहे थे रात को कि मेरे 11 पोलिंग एजेंट उठा लिए गए। यानी उस वक्त पोलिंग एजेंट उठाए जा रहे थे, उस वक्त टिकटें वापस की जा रही थी, उस वक्त लोगों को बुला बुला के कहा जा रहा था कि पीएमएलएन का टिकट वापस कर दो। पूरा जनूबी पंजाब महाज बना के वहां से फायर कर दिया गया था। लेकिन ये भी हमने देखा कि उस वक्त मुस्तफीद तहरीक इंसाफ थी, तब शायद हमें बुरा नहीं लगता था। आज तहरीक इंसाफ क्योंकि उस दबाव का शिकार है। मालिक साहब, आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? क्या तरीक़ेकार होना चाहिए कि वी मूव फॉरवर्ड? अभी तो हम दायरों में ही घूमे जा रहे हैं, सियासतदानों के अपने ग्रीवेंसेस हैं, उनको हम दे रहे हैं इल्ज़ाम, लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई ग्रैंड डायलॉग हो जाएगा, सब इकट्ठे बैठ जाएंगे, सब कहेंगे कि ये बेसिक वैल्यूज़ हम सेट कर रहे हैं, अपनी पार्टी में भी डेमोक्रेसी लाते हैं, बाहर भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं? अभी भट्टी साहब बता रहे हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर की नॉमिनेशन होनी ही आपकी औलाद है, तो फिर हमने मूव फॉरवर्ड कैसे करना है? देखिए, मसला तो यही है ना, सियासी जमातों के अंदर भट्टी साहब ने दुरुस्त कहा, कौन से इलेक्शन करवाए जाते हैं? आप इस मुल्क के अंदर सियासी जमातें अफराद की सियासी जमातें हैं, उनके फैसले होते हैं, उन्हीं फैसलों को जो है वो बस सामने बैठी एक कमेटी होती है, उनको उस पर कुबर मोहर लगा देती है। दूसरी बात जो इजाज साहब बात कर रहे हैं, ये जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए सियासतदानों का मैच्योर होना जरूरी है। इजाज साहब ने बड़ी दुरुस्त बात की कि आज भी आपकी सियासी लीडरशिप मैच्योर नहीं है, आज भी बैठ के वो मुल्क के फैसले करने के लिए अपनी अना को कुर्बान करने को तैयार नहीं है। आप तसव्वुर करें ना, जिस मुल्क में वजीर आजम जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ना आए, अपोजिशन लीडर से हाथ ना मिलाए, अपोजिशन लीडर हुकूमत से हाथ ना मिलाए, पार्लियामेंट में बैठ के पार्लियामेंट की कमेटियों में वो शिरकत ना करें, इसलिए कि वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, और इसलिए शक्ल नहीं देखना चाहते कि अपने कारकुनों को ये इंतहा पसंदाना रवैया दिखाकर पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं। और पॉपुलर होने का एक बेहतरीन तरीका है कि अपने दूसरे सियासी मुखालिफ को गालियां दो, उसको इतना बुरा भला को, इतना चोर डाकू को कि लोग आपकी वाह वाह करना शुरू कर दें। सियासत आपकी अब किसी हकायक पर मबनी किसी रवश का नाम नहीं है। सियासत आपकी मौला जट के स्टाइल का नाम अख्तियार कर चुकी है। जो जितनी ज्यादा गालियां दे, जो जितनी ज्यादा बदतमीजी करे, जो जितने ज्यादा अपने मुखालफिन को अड़े हाथों ले, उसको जो है वो अपनी पार्टी के अंदर पजीराई मिलती है। आप मुझे बताइए ना, जो टॉक शोज में आके लोगों के साथ लड़ पड़ते हैं सियासी कारकुन या सियासतदान, उनको लीडरशिप की तरफ से शाबाश मिलती है। अभी जिस यूथ का जिक्र एजाज साहब कर रहे थे, 60% आपकी यूथ है, आपकी यूथ सोशल मीडिया में बैठ के लोगों को गालियां देती है, अपने चोर को डिफेंड करती है, दूसरे चोर को कातल कहती है। यानी जब आपका पूरा रवैया इस सियासी लीडरशिप ने ये बना दिया हो कि आपने बजाय इसके कि आगे बढ़ने की बात करनी हो, आपने कोई रिफॉर्म्स की बात करनी हो, आपने एजुकेशन सेक्टर में देखें, आप तसव्वुर करें एमडी कैट का इम्तिहान होता है मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए, कहा जाता है सिंध में पेपर जो है वो चोरी हो गया, लोगों ने पेपर निकाल के पेपर देने शुरू कर दिए। ये आपका एजुकेशन सिस्टम है, ये आपका हेल्थ सिस्टम है, ये आपका इनकम टैक्स रिकवरी का पूरा सिस्टम है कि जहां लोगों की महीने की आमदन 50-50 करोड़ रुपए है, वो 2-2 हजार रुपए टैक्स देते हैं। पिछले 40-30 सालों से मैं भी सुन के थक गया हूँ कि टैक्स रिफॉर्म की जाएंगी, हुकूमत आती है चली जाती है, कोई टैक्स रिफॉर्म नहीं होती। आपके पास इतने पैसे ही नहीं है कि आप अपने मुल्क को चला सके, इसलिए कि आपका अमीर आदमी टैक्स देना नहीं चाहता, आपका कोई ताजर टैक्स नहीं देना चाहता, आपका ट्रेडर्स टैक्स नहीं देना चाहता, आपके वकील करोड़ों रुपए फीस लेते हैं, टैक्स नहीं देना चाहते, आपके डॉक्टर्स लाखों रुपए फीस लेते हैं, टैक्स नहीं देना चाहते, और कोई हुकूमत संजीदगी से इस तरफ कोई पेशरफ्त भी नहीं करती। हाँ, ये है, अभी इलेक्शन शुरू हो जाएगा, एक दूसरे को बुरा भला कहा जाएगा, गालियां दी जाएंगी, और आप यकीन माने, मैं आपको एक बात कहूँ, आपको अंदर से ये सारे इस चक्कर में होते हैं कि ठीक है यार, मैंने आगे जाके इक़्तिदार में हिस्सा लेना है। अभी हमारे मुजफ्फरगढ़ से जो साहब हमारे एमएनए साहब हैं, जो जुबान उन्होंने इस्तेमाल की है इमरान खान साहब के लिए, टीवी पर नहीं चलाई जा सकती। अभी आप देख लें, उन्होंने अपने आप को एक वीडियो बना के इस कौम का मसीहा और हीरो बनाया हुआ है। यानी ना कोई करैक्टर है, ना कोई सोच है, ना कोई मुल्क के लिए कोई इस बात की है कि हम मिल बैठ के कोई आगे बढ़ने की बात करें। ठीक है, माजी की गलतियां भूल जाएं,
भाई आगे बढ़ने के लिए तो मिल बैठे ना। ये तो अगर ये मिल बैठेंगे, आप मुझे बताइए, यही कारकुन गालियां देंगे जिस कारकुन को आपने इतने पीक पे ले गए हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ नफरत में, वो कहेंगे नहीं बैठना किसी के साथ। राइट, ये कल सोलंकी साहब ने भी हमें ये कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए है, पॉजिटिव ही रहे इसके ऊपर, यही बात चीफ जस्टिस ने भी कही है। बट ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन एजाज हक साहब का है, कैंपेन क्यों हमें उस तरीके से नज़र नहीं आ रही जो इलेक्शंस में होती है? ठीक है, एक पार्टी के लीडर जेल में है, वो पार्टी तकलीफ में है, लेकिन बाकी पार्टीज उनकी कैंपेन्स किधर हैं? देखिए, इलेक्शन का माहौल नहीं बन सका अभी तक। ये जो बात की जाती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बराबर है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दबाव का सामना कर रही है और तहरीक इंसाफ को भी पता है कि 9 मई उनके गले पड़ गया हुआ है। अब उसे आंखें बंद कर लें और हम उसको ना देखें कि क्या सूरत हाल है। देखिए, मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने 9 मई को बड़ा संजीदा लिया है। वो समझती है कि 9 मई की जो सारी बगावत है, ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बगावत है, एक साजिश है। और इस वक्त की जो लीडरशिप है वो अफवाज पाकिस्तान की, वो ये समझती है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक कैंपेन चलाई गई, उसका नतीजा 9 मई निकला और उसके बाद से जो कैंपेन चल रही है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन है, उसको फौज ने बड़ी संजीदगी से लिया हुआ है। आपको ये भी याद होगा कि ये जो मेरी एक जो दायरा सर्कल पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया था, मसला ये है कि यहाँ इस वक्त सूरत हाल है कि ये जो भट्टी साहब बात कर रहे थे ना कि एस्टेब्लिशमेंट हमें चाहिए होती है सियासतदानों को अपने इस्तेमाल करने के लिए, जब उनके साथ होती है एक पेज के गुण गाए जाते हैं, जब उनसे अलग होती है तब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ मौजूदा हालात में कैंपेन इसलिए भी आपको नजर नहीं आ रही, इलेक्शन का कोई माहौल नजर नहीं आ रहा। देखिए, या तहरीक इंसाफ अपना जायजा ले, अपने आप को देखे कि उसने कौन